काला जादू हावड़ा के एक अस्पताल के मधमैम आकार के सफेद कमरे में बेड पर एक लगभग 26-27 साल का गेहुए रंगत का शख्स जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उस बेड के दाईं तरफ एक सफेद मेडिसिन टेबल थी और बाईं तरफ एक काली स्टील की कुर्सी। उस बेड के ठीक पीछे कुछ स्विच लगे हुए थे। उन्हीं स्विच के साथ में एक छोटा सा पारदर्शी ऑक्सीजन ट्यूब लगा हुआ था। उस ऑक्सीजन ट्यूब से एक पतली तार लगी हुई थी जो कि एक पारदर्शी मास्क के साथ लगी हुई थी। वह ऑक्सीजन मास्क उस शख्स के मुंह पर लगा हुआ था। उसके शरीर पर काफी जख्मों के निशान थे, जिनमें से कई पुराने थे तो कई नए। उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाएं हाथ की नस में टेप की सहायता से एक ड्रिप लगाई हुई थी, जिसमें एक पतली साइट्रेट ट्यूब, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्यूब, लगी हुई थी। वो ट्यूब उसी तरफ लगी हुई स्टील की रोड के ऊपर टंगी एक ग्लूकोज की बोतल में लगी हुई थी, जिसमें से ग्लूकोज उस ट्यूब की सहायता से उस शख्स की नसों में जा रहा था। उसके बेड के पास ही उस लोहे की स्टील चेयर पर एक लगभग 45-50 वर्ष की गोरी रंगत वाली महिला बैठकर सुबक रही है। उसने हरे रंग का सूट पहना हुआ था। उनके बाल उनकी कमर तक थे, जिसकी उन्होंने चोटी बनाई हुई थी। उनके गोल चेहरे पर लाल रंग की मध्यम आकार की बिंदी लगी हुई थी और उनके माथे के बीचों बीच सिंदूर लगा हुआ था। वह अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रही। उसके आंसू निरंतर बहे जा रहे थे। कुछ देर बाद वहां एक लगभग 50-55 वर्ष का गेहुए रंगत का व्यक्ति नीली शर्ट और काली पतलून में आता है। उसके सिर के आगे के हिस्से में बाल नहीं थे, पीछे के हिस्से में भी बहुत कम ही बाल थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछों का नामो निशान तक नहीं था। उनका चेहरा काफी हद तक बेड पर लेटे उस 26-27 साल के शख्स से मेल खाता था। उस शख्स को देखकर वह रोती हुई महिला कुर्सी पर से उठी और बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? आखिर क्या हुआ है हमारे अश्विन को? पता नहीं ज्योति, हमारे बेटे को आखिर क्या हुआ है। डॉक्टरों के हिसाब से तो यह मामूली सा एक्सीडेंट है, लेकिन मुझे ये मामला कुछ अजीब ही लग रहा है, उस शख्स ने कहा। आकाश, मुझे पता है कि क्या हुआ है हमारे बेटे को, ज्योति ने कहा। क्या कहना चाहती हो तुम? आकाश ने कहा। तुम्हें याद है ना, कुछ दिनों से अश्विन कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगा था, ज्योति ने बेड पर लेटे शख्स की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ तो जरूर हमारे बेटे के ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया होगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है आकाश। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब से वो यहाँ हावड़ा में उस कंपनी में काम करने लगा है, तब से ही वो कुछ असामान्य व्यवहार कर रहा था। फ्लैशबैक कुछ महीने पहले सुबह 5-6 बजे के आसपास ट्रेन की एक सीट पर एक 26-27 साल का नौजवान बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। उसने नीली शर्ट और काली पतलून पहनी हुई थी। उसका रंग गेहुआ था। उसके बाल छोटे थे और एक सलीके से कटे हुए थे। उसके शरीर से वह एक कसरती शख्स मालूम पड़ रहा था। उसके चेहरे से वह एक गंभीर व्यक्तित्व का शख्स लग रहा था। उसकी आंखों पर एक नजर का चश्मा लगा हुआ था और उन आंखों से वह उस किताब को पढ़ रहा था। कुछ देर बाद उसने उस किताब का पन्ना पलटा और आगे पढ़ने लगा। उसे पन्ना पलटे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी पतलून की जेब में रखा उसका मोबाइल बजने लगा। उसने मोबाइल निकाला और देखा, मोबाइल स्क्रीन पर मम्मी कॉलिंग लिखा था। उस शख्स ने वो कॉल उठाया और कहा, हेलो हेलो अश्विन बेटा, कहाँ तक पहुंचा? उस तरफ से आवाज आए। मम्मी, बस अभी कुछ देर पहले ही आसनसोल जंक्शन निकला है, 8 बजे के आसपास हावड़ा पहुंच ही जाऊंगा। उस शख्स जिसका नाम अश्विन था उसने कहा। बेटा, पता नहीं कैसी जगह होगी वो, सुना है काला जादू वगैरह भी बहुत होता है वहां। मम्मी, ये सब सिर्फ फालतू की बातें हैं, मैं इन सब में नहीं मानता, अपनी माँ की बात बीच में काटते हुए अश्विन ने कहा। फिर भी बेटा, हमारे लिए ही सही वो ताबीज हमेशा पहन कर रखना। अश्विन ने अपने सूटकेस पर नजर डाली और फिर कहा, ठीक है मम्मी, मैं हमेशा ही वो ताबीज पहन कर रखूंगा। ठीक है बेटा, हावड़ा पहुंचकर फोन करना। ठीक है मम्मी। उसके बाद अश्विन ने फोन रख दिया और दोबारा सूटकेस की तरफ देखकर कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल वह दोबारा अपनी किताब पढ़ने लगा। कुछ ही देर में हावड़ा जंक्शन आ गया। ट्रेन यहाँ काफी समय तक रुकती है क्योंकि यह उस ट्रेन का आखिरी स्टेशन था। अश्विन भी आराम से अपना सूटकेस और बाकी का सामान उठाता है और उस ट्रेन से बाहर चल पड़ता है। लगभग 23.5 हेक्टेयर में फैले हुए उस हावड़ा जंक्शन में कुल 23 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। उसमें प्लेटफॉर्म नंबर 1-16 तक पुराने नए कॉम्प्लेक्स में है, जिन्हें टर्मिनल 1 कहा जाता है। वहां से पूर्वी रेलवे के लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनें और दक्षिण पूर्वी रेलवे की लोकल ट्रेनें गुजरती है। प्लेटफॉर्म 17-23 नए कॉम्प्लेक्स में उपस्थित है, जिसे टर्मिनल 2 कहा जाता है। उसमें से दक्षिण पूर्वी रेलवे की लंबी दूरी की ट्रेनें मिलती है। अश्विन की ट्रेन टर्मिनल 2 में आकर रुकी थी।
उसको उस जगह का ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो बस ट्रेन से उतरे लोगों के पीछे पीछे चल रहा था। ऐसे ही चलते हुए वो उस स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर आकर वो टैक्सी स्टैंड से एक टैक्सी लेता है और उसे एक पते पर चलने के लिए कहता है। अंडरस्को वो हावड़ा का एक रिहायशी इलाका था। उस रिहायशी इलाके से ठीक पहले एक बड़ी मार्केट वहां पड़ती थी। वहां लाइन से बहुत सी दुकानें और होटल वगैरह थे। उस मार्केट के बाद शुरू होता है वहां का वो इलाका जिसमें बहुत से लोग रहा करते थे। वहां बहुत सी बहुमंजिला बिल्डिंग थी जिसमें बहुत से फ्लैट बने हुए थे। आसपास हरियाली भी अच्छी खासी थी। उनमें से ही एक सफेद 7 मंजिला बिल्डिंग के सामने अश्विन की टैक्सी रुकती है। अश्विन टैक्सी वाले को उसका मेहनता देकर अपना सामान उठाकर उस बिल्डिंग के बड़े काले गेट के पास लेकर आता है। अश्विन को वहां आता देखकर उस बिल्डिंग का वॉचमैन गेट के पास आकर कहता है, तुम्ही के कौन हो तुम? मैं अश्विन हूँ, यहाँ 7वें फ्लोर पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहूंगा, अश्विन ने कहा। अश्विन की बात उसे इतनी समझ नहीं आई, इसलिए उसने कहा, तुम्ही की बांग्ला बाला तो पारो ना? क्या आप बांग्ला बोल नहीं सकते? जी नहीं, बट मुझे थोड़ी बहुत समझ आ ही जाती है, अश्विन ने कहा। तुम्ही अखाने था कवो आमी अखाना आश्ची। ये कहकर वो वॉचमैन उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह पीले कुर्ते और सफेद पायजामे में एक 35-40 साल के सांवले शख्स के साथ वहां आता है। वो 35-40 वर्षीय शख्स अश्विन के पास आता है और कहता है, नमस्कार बोंधु, आमी देव गानवोली, आमी अखाने सेक्रेटरी आचे। तुम्ही की अश्विन? नमस्कार दोस्त, मैं देव गानवोली, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ। क्या तुम अश्विन हो? जी नमस्कार, हाँ जी मैं अश्विन हूँ। घोष बाबू ने बताया था आपका बारे में, आइए मैं फ्लैट दिखा देता हूँ आपको, कहकर वो शख्स बिल्डिंग के अंदर उपस्थित लिफ्ट की ओर बढ़ने लगता है। अश्विन भी अपना सामान लेकर उसके पीछे पीछे आने लगता है। अश्विन का फ्लैट 7वीं मंजिल पर था। वो उस शख्स के साथ वहां तक जाता है। वहां आकर वह शख्स चाबी से उस फ्लैट का दरवाजा खोलता है। वो एक बीएचके का फ्लैट था। उस फ्लैट को अच्छे से फर्निश किया था। उस फ्लैट में बीचों बीच एक लकड़ी के सोफे रखे हुए थे। उन सोफों के ठीक सामने ही एक छोटी सी टेबल रखी हुई थी। उन सोफों के पीछे ही एक कमरा था जिसका दरवाजा फिलहाल बंद था। उस कमरे में दाईं तरफ एक ओपन किचन बना हुआ था। उस फ्लैट का दरवाजा खोलने के बाद वो शख्स उस फ्लैट की चाबी अश्विन को देते हुए कहता है, आप फ्लैट देखो, हम चलता है आप भी। जी। उसके बाद देव वहां से चले जाते हैं और अश्विन फ्लैट में आकर सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाता है। हेलो मम्मी, सोफे के पीछे उपस्थित दरवाजे को खोलते हुए अश्विन ने कहा। हाँ अश्विन बेटा पहुंच गया, दूसरी तरफ से आवाज आए। अश्विन कमरे में आ चुका था। वो बेडरूम था। उस कमरे में बीचों बीच एक डबल बेड लगा हुआ था। उस बेड के बाईं तरफ एक टेबल थी। उस बाईं तरफ वाले टेबल के बगल में एक अन्य दरवाजा था जो कि शायद बालकनी में जाने के लिए था। उस बेड के दाईं तरफ एक ड्रेसिंग टेबल था। बाईं तरफ ही एक लकड़ी की अलमारी थी। उस अलमारी के बगल में ही उस फ्लैट का बाथरूम था। हाँ मम्मी जस्ट अभी पहुंचा, सामान सेट कर रहा हूं अभी, अश्विन ने सूटकेस बेड पर रखकर खोलते हुए कहा। बेटा तू ड्यूटी कब से ज्वाइन करेगा? उद्धरण चिन्ह, बस मम्मी कल से ज्वाइन करूंगा, आज तो आराम करूंगा, थोड़ा सफर करके बहुत थक चुका हूं। अलमारी में कपड़े रखते हुए मोबाइल कान में लगाए हुए अश्विन ने कहा। अच्छा, खाने का क्या करेगा बेटा? उद्धरण चिन्ह, माँ पास में ही बहुत से होटल हैं, वहां जाकर खा लिया करूंगा और फिर बाद में टिफिन लगवा लूंगा। आप चिंता मत करना, मैं अपना ख्याल रखूंगा यहाँ। उद्धरण चिन्ह, बेटा तो बहुत सीधा है, कहीं किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में मत फंस जाना वहां, उसकी माँ ने चिंतित स्वर में कहा। फंसना होता तो अब तक फंस चुका होता माँ मैं, अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा वहां काला जादू वगैरह भी बहुत होता है। मम्मी मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा मम्मी अब मैं फ्रेश होकर कुछ खाने जाता हूँ। ठीक है बेटा, बट वो ताबीज भूल कर भी मत उतारना। जी मम्मी, अब मैं रखता हूँ। उसके बाद अश्विन फोन रखकर दोबारा से अपने कपड़े अलमारी में व्यवस्थित ढंग से रखने लगता है। सूटकेस से कपड़े निकालने के दौरान ही उसके हाथों में एक काला ताबीज आ जाता है जो कपड़ों के अंदर रखा हुआ था। ये वही ताबीज था जो उसकी माँ ने रखा था। अश्विन वो ताबीज हाथ में लेकर कुछ देर देखता है और फिर उसे उसी अलमारी में कपड़ों के बीच में रखकर वापस से सामान सूटकेस से निकालकर सेट करने लगता है। कुछ देर बाद अपना सारा सामान व्यवस्थित करके अश्विन नहाने चला जाता है। नहाने धोने के बाद वो सफेद टी शर्ट के साथ काली लोअर पहनकर नाश्ता करने के लिए बाहर चला जाता है। ये सब करते करते उसे शाम के 2-3 बज जाते हैं। चूंकि वह यात्रा करके थक गया था इसीलिए खाना खाकर घर आकर वो सो जाता है। जब तक वो उठता है रात हो चुकी थी। वो अपना मोबाइल उठाकर समय देखता है, उसमें 7:55 हो रहा था।
चूंकि उसके बिल्डिंग से होटल पास ही में था, इसीलिए अश्विन ने सोचा कि 8:30 या 9 बजे तक खाना खाने चला जाएगा, क्योंकि उसे अभी भूख नहीं लगी थी। इसलिए वो अब अपना समय बिताने के लिए अपनी किताब लेकर बालकनी में आया। वहां एक लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। अश्विन उस कुर्सी पर बैठकर शाम की ताजी हवा में किताब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी बाईं तरफ की बालकनी से एक आवाज आई, दादा, तुम्ही के भाई, तुम हो कौन? ये सुनकर अश्विन ने अपनी बाईं तरफ नजर घुमाई। उसने देखा कि एक 24-25 साल का शख्स, जिसका रंग गोरा, लंबा चेहरा, घने लेकिन छोटे सलीके से कटे हुए बाल और पतली मूंछें थी, उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने हरी टी शर्ट के साथ काला लोअर पहना हुआ था। अश्विन उस शख्स की बातों का कोई जवाब ना देते हुए वापस अपनी किताब पढ़ने लगता है कि तभी वो शख्स दोबारा कहता है, आमी तुम्हाके साथे कोथा बोलेची, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। इस पर अश्विन दोबारा अपनी किताब छोड़कर उस शख्स की तरफ देखने लगता है। तभी वो शख्स दोबारा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्ही के? अब इससे पहले कि अश्विन कुछ कहता, एक 19-20 वर्षीय लड़की उस शख्स के पास आती है। उसका रंग गोरा था और चेहरा गोल था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी जिसमें काजल लगा हुआ था। उस काजल के कारण उसकी खूबसूरत आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल काफी लंबे थे जो कि उसकी कमर से नीचे तक जाते थे। उन लंबे बालों की उसने एक चोटी बनाई हुई थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के आगे की तरफ के कुछ बाल छोटे थे, जिससे वह वहां चल रही हल्की हल्की हवा के कारण उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसके चेहरे की मासूमियत में एक खिंचाव था जिसने कि अश्विन का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो लड़की उस शख्स के पास आकर कहती है, दादा, तुम्ही अखाने की कोची, भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आमी ये दादा सोंगे को था बोलेची, मैं इन भाई के साथ बात कर रहा हूँ। उस शख्स ने उस लड़की से कहा, प्लीज दादा हमारा साथे आशो ना, प्लीज भैया मेरे साथ चलो ना। उस लड़की ने उस शख्स का हाथ पकड़कर कहा, किंतु केना, लेकिन क्यों? उस शख्स ने कहा, आशो ना दादा, चलो ना भैया। उस लड़की ने कहा और उसके बाद वो लड़की उस शख्स को वहां से लेकर चली गई। काला जादू 2। उस लड़की के जाने के बाद अश्विन अब भी अपनी पहले वाली जगह पर खड़ा उसकी बालकनी में निहारे जा रहा था, मानो वो किसी के वहां आने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब काफी देर तक भी वहां कोई नहीं आया तब वह वापस अपनी किताब पढ़ने लगता है। लेकिन अब उसका ध्यान उसकी किताब में लग ही नहीं रहा था। वो बीच बीच में किताब से नजरें हटाकर उस बालकनी की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वो बार बार किताब में अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी बालकनी की तरफ ही जा रहा था। अब उसने किताब उठाई और वापस अपने कमरे में चला आया। वहां आकर उसने समय देखा। उस समय 8:17 हो रहा था। अश्विन का अब मन किताब में नहीं लग रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि चलकर कुछ खा ही लिया जाए। ये सोचकर वो अपने फ्लैट में से बाहर निकला। बाहर निकलकर वो कुछ सेकंड के लिए रुका और अपने साथ वाले फ्लैट की ओर घूरने लगा। उस फ्लैट का दरवाजा बंद था। कुछ देर बाद अश्विन आगे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अश्विन खाना खाने के लिए मुख्य सड़क पर स्थित एक होटल गया। वहां से खाना खाकर वो वापस अपने फ्लैट में आ गया। फ्लैट में आकर वो कुछ देर मोबाइल पर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखने लगा। कुछ देर बाद अश्विन अपने बिस्तर पर से उठकर बाथरूम चला गया। बाथरूम से आकर उसका ध्यान अकस्मात ही बालकनी में जाने वाले दरवाजे की तरफ गया। उसने वो दरवाजा खोला और बालकनी में आ गया। वहां आकर उसने देखा कि वही 19-20 वर्षीय युवती दूसरी तरफ की बालकनी में कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। उस युवती को देखकर अब तक शांत और गंभीर अश्विन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे लगातार देखे जा रहा था, जैसे मानो वो उससे बात करना चाहता हो, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। वो युवती अपनी किताब पढ़ने में इतना मग्न थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि दूसरी बालकनी से अश्विन उसे ही देख रहा था। अश्विन कुछ मिनटों तक ऐसे ही उस लड़की को देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उस लड़की के फ्लैट के अंदर से एक महिला की आवाज आई, विंशति। यह आवाज सुनकर अश्विन का ध्यान आवाज की दिशा में गया, लेकिन वह युवती अब भी अपनी किताब पढ़ने में मग्न थी। कुछ देर बाद वही आवाज दोबारा आई, विंशति। लेकिन इस बार भी उस युवती ने देखा तक नहीं कि कौन किसे आवाज दे रहा था। कुछ देर बाद वही 24-25 वर्षीय शख्स आया और उस लड़की से बोला, विंशति, आपने अखाने की कोची, विंशति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन उस लड़की ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस शख्स के आने से वो लड़की उस कुर्सी पर से उठी और एक यंत्र अपने कान में डाल लिया और बोली, दादा, आपने की बाला लेना। भैया, आपने क्या कहा? माँ तुम्हाके दाकाची, माँ तुम्हें बुला रही है, उस शख्स ने कहा। अरे बाबा रे, कहकर वो युवती अंदर की तरफ भागी। अब वो शख्स और अश्विन वहां पर अकेले थे। अश्विन को देखकर वो शख्स दोबारा बोला, दादा, तुम्ही की बांग्ला बाला तो पारो ना? इस पर अश्विन ने कहा, मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता। अच्छा, आप यहाँ क्या आज ही आया है?
उस शख्स ने कहा। जी, मैं यहाँ एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर नियुक्त हुआ हूँ। कल से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। खूब भालो। आपका नाम क्या है? जी मैं अश्विन, और आप? आमी प्रशांतो। मैं प्रशांत। आप क्या करते हो? अश्विन ने कहा। हम बैंक में कैशियर है। प्रशांत ने कहा। अभी जो लड़की अंदर गई वो आपकी बहन थी? अश्विन ने कहा। हाँ जी, हमारा छोटा बहन है वो विंशति। उसको सुनने में दिक्कत है क्या? अभी मैंने सुना कि कोई औरत विंशति विशंति चिल्ला रही थी, मुझे यहाँ तक सुनाई दिया लेकिन उन्होंने तो सुना ही नहीं। अश्विन ने कहा। हाँ जी, उसको ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसलिए मशीन लगाता है वो, प्रशांत ने कहा। अभी तो बहुत छोटी है वो, ऐसा कैसे हो गया उसके साथ? वो जब छोटा था तब उसके, प्रशांत बोल ही रहा था कि तभी वहां विंशति आइसक्रीम खाते हुए आ जाती है और कहती है, तुम्ही की कोरचो दादा? आमी ये दादा सोंगे को था बोलेची, एता की, एकला एकला। मैं इन भाई के साथ बात कर रहा था। ये क्या, अकेले अकेले? नियाशची दादा, लाती हूँ भैया, कहकर विंशति वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह 3 कप आइसक्रीम लेकर आई। उसने प्रशांत और अश्विन को एक एक दी। अश्विन का हाथ अपने आप ही वो आइसक्रीम लेने के लिए बढ़ गया। उन दोनों के बालकनी के बीच में 4-5 फीट की दूरी थी, इसलिए अश्विन ने बड़ी ही आसानी से वो आइसक्रीम विंशति से ले ली। इस दौरान अश्विन का हाथ विंशति के हाथों से हल्का सा लगा, जिससे अश्विन के शरीर में एक कपकपी सी दौड़ गई, लेकिन जैसे ही विंशति ने वो आइसक्रीम देकर अपना हाथ वापस खींचा, अश्विन सामान्य हो गया। अश्विन को समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ। वह एक असमंजस में पड़ गया था। वो आइसक्रीम लेकर खाने लगा कि तभी प्रशांत बोला, आपका ऑफिस किधर पड़ता है? जी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है, अश्विन ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। आप कहो तो हम आपको कल छोड़ देगा, प्रशांत ने कहा। अरे नहीं, आपको तकलीफ होगी। इसमें तकलीफ कैसा? तुम हमारा पड़ोसी है, हम अपना गाड़ी से तुम्हें कल छोड़ देगा। तुम ऑफिस कितने बजे जाएगा? 9:30 तक पहुंचना है। ठीक है, तो 8:30 बजे तुम हमारे फ्लैट में आ जाना, नाश्ता करके साथ में निकल जाएगा। चलेगा ना? प्रशांत ने कहा। जी जरूर, मैं याद से पहुंच जाऊंगा। वैसे आइसक्रीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, कल दादा बटरस्कॉच लाने वाला है, विंशति ने कहा। यह सुनकर अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं ले आऊंगा। फिर परसों हम ले आएगा, प्रशांत ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इससे पहले कि अश्विन कुछ और कहता, कमरे में रखा उसका मोबाइल बजने लगा। मैं आता हूं, कहकर अश्विन अंदर चला जाता है। अंदर आकर वो मोबाइल की स्क्रीन पर देखता है, उस पर मम्मी कॉलिंग लिखा हुआ था। अश्विन वो कॉल उठाता है। हेलो, अश्विन ने कहा। हेलो बेटा, खाना वाना खा लिया ना? दूसरी तरफ से आवाज आए। हाँ मम्मी, थोड़ी देर पहले ही खाया था और अभी आइसक्रीम खाए। क्या, लेकिन तुझे तो आइसक्रीम पसंद नहीं थी, अश्विन की मां ने हैरानी से कहा। मन किया आज तो खा लिया मम्मी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना? नहीं बेटा, बुराई तो नहीं है, लेकिन तू तो हमेशा। अच्छा चल छोड़, तू मुझे अपनी अभी की एक तस्वीर भेज। ठीक है माँ। उसके बाद अश्विन ने फोन काटा और फिर अपनी एक फोटो लेकर अपनी मम्मी को भेज दी। उस फोटो को देखकर अश्विन की मां ने उसे दोबारा कॉल लगाया और कहा, तूने ताबीज क्यों नहीं डाला? नहाने गया था इसीलिए निकाल कर रख दिया, गीला हो जाता ना वो। मेरे सामने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, अभी के अभी वो ताबीज डाल, अश्विन की मां ने सख्त लहजे में कहा, जिसे सुनकर वो कुछ बोल ना सका और जी कहकर अलमारी में से ताबीज निकालने लगा। ताबीज पहनने के बाद उसने अपनी मां को वीडियो कॉल लगाया और कहा, ये देखो मम्मी, मैंने पहन लिया। खबरदार जो दोबारा उतारा तो, उसकी मां ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है मम्मी, नहीं उतारूंगा, लेकिन कहीं लोग ये ना कहें कि इतना पढ़ा लिखा होकर ये ऐसी बातों में मानता है। लोगों से क्या करना है बेटा तूने? लोगों का तो काम है जलना दूसरों से, इसलिए तू वो कर जो तेरे लिए ठीक हो। हम तेरे माँ बाप हैं, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है हमने, इसलिए हमें पता है कि भले ही लोगों के घर में खाने को दाना तक ना हो, लेकिन फिर भी उनका ध्यान सिर्फ दूसरों से जलने में ज्यादा रहता है। हम किसी का नजरिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन बेटा अपनी तरफ से थोड़ी सावधानी बरतने में क्या बुराई है? और अगर बेटा मान लो कि ताबीज पहनने से कुछ नहीं भी होता है, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए अगर तू वो ताबीज पहन लेगा तो इसमें क्या खराबी है? माफ करना मम्मी, मैं अब से ये ताबीज कभी नहीं उतारूंगा। ये हुई ना बात बेटा। अच्छा अब मैं रखती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। उसके बाद अश्विन फोन रख देता है और एकाएक ही उसकी नज़र उस आइसक्रीम के खाली कप पर जाती है जिसे अभी उसने प्रशांत और विशंति के साथ खाया था।
उस कप को देखकर वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने आखिर क्या सोचकर विंशति से वो आइसक्रीम ली थी। कुछ देर बाद उसने वो कप कूड़ेदान में डाला और फिर वापस बालकनी में आ गया। वहां आकर वो विंशति और प्रशांत की बालकनी की ओर निहारने लगा। जब काफी देर तक भी वहां कोई नहीं आया तो अश्विन वापस कमरे में आकर मोबाइल में समवर्त हर्षित की कहानियां पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वह सो जाता है। अगली सुबह अश्विन नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। उसने सफेद कमीज के साथ काली पतलून पहनी हुई थी, जो कि उसके कसरती शरीर पर काफी फब भी रही थी। तैयार होकर वो प्रशांत के फ्लैट के पास जाकर बेल बजाता है। कुछ देर बाद एक हरी सूती की साड़ी पहनी गोरी महिला, जिन्होंने अपने माथे पर गोल बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई थी, मांग में सिंदूर लगाया हुआ था, गले में एक सोने की चैन और हाथों में शाका पोला, एक तरह के सफेद और लाल कंगन का जोड़ा जिसे बंगाली महिलाएं हाथों में धारण करती हैं। मंगलसूत्र और सिंदूर की तरह ही शाका पोला को बंगाल में सुहागिन स्त्रियों का प्रतीक माना जाता है, पहना हुआ था। उनका शरीर काफी भारी भरकम था। उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास लग रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और सामने अश्विन को देखकर वो बोली, तुम्ही के? जी, प्रशांत, अश्विन ने कहा। उसके इतना कहते ही वो महिला चिल्लाते हुए बोली, प्रशांतो, तुम्हारो बोंधु आइश्चे। प्रशांत, तुम्हारा दोस्त आया है। कहकर वो महिला अंदर चली गई और अश्विन अब भी वहीं खड़ा उस फ्लैट को निहार रहा था। वो एक 4 BHK का बड़ा सा फ्लैट था। उस फ्लैट के बीचों बीच हॉल था जिसमें यू शेप में 3 बादामी रंग के सोफे रखे हुए थे। उस सोफे के बीच में एक कांच की टेबल रखी हुई थी जिस पर एक पारदर्शी कांच के बाउल में एक कांच का कछुआ रखा हुआ था। उस पूरे हॉल की दीवारें सफेद रंग में रंगी हुई थी। दाईं तरफ 2 कमरे बने हुए थे और बाईं तरफ 2, सामने की तरफ भी एक कमरा बना हुआ था। उस फ्लैट में सारी दीवारों पर तरह तरह की पेंटिंग्स लगी हुई थी। सामने की दीवार पर एक लकड़ी का कपबोर्ड लगा हुआ था जिसमें कुछ किताबें और सजावटी वस्तुएं रखी हुई थी। अश्विन उस फ्लैट को निहार ही रहा था कि तभी बाईं तरफ के एक कमरे से प्रशांत आया। उसने काली रंग की कमीज के साथ नीली जीन्स पहनी हुई थी जो कि उस पर काफी फब रही थी। अश्विन को देखकर वो बोला, आओ दादा आओ, नाश्ता कर लिया? अश्विन ने कहा, जी अभी नहीं, बाहर तक जान। कि तभी प्रशांत ने मुस्कुराते हुए उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे कोई नहीं दादा, तुम हमारा साथे कर लो, हमारा बहन खूब भालो खाना बनाता है। जी आपको इससे कोई तकलीफ? अश्विन कह ही रहा था कि तभी प्रशांत ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अरे कैसी बात करता है दादा तुम, किसी को खाना खिलाना से कोई तकलीफ होता है क्या? आओ साथ में नाश्ता करके निकलता है दोनों। उसके बाद प्रशांत अश्विन को दाईं तरफ मौजूद सबसे पहले वाले कमरे में लेकर जाता है। वो रसोई थी। उसमें सामने ही एक बड़ी सी मेज थी जिसके चारों ओर कुर्सियां लगाई हुई थी। उस मेज के पीछे की तरफ एक स्लैब थी जिस पर गैस वगैरह रखा हुआ था। उस स्लैब के पीछे कुछ लकड़ी के कपबोर्ड बने हुए थे। वो कपबोर्ड बंद होने के कारण उसके अंदर क्या था वो दिखाई नहीं दे रहा था। उस कपबोर्ड के बाईं तरफ डबल डोर का एक फ्रिज था। उस गैस पर नीला सलवार सूट पहने विंशति पराठे बना रही थी। काला जादू 3। इस दौरान अश्विन की नजर विंशति पर पड़ी। नीले सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अश्विन और प्रशांत को देखकर विंशति ने एक एक प्लेट में पराठे, अचार, दही, चटनी और आलू छोले की सब्जी परोसकर उन दोनों की दी। उसके बाद वह दोबारा पराठे बनाने लगती है। खाओ दादा, प्रशांत ने अश्विन से कहा। अश्विन नाश्ता करने के समय नजरें बचा बचाकर विंशति को देख रहा था। उसने देखा कि इस दौरान वह चेहरे से बहुत गंभीर लग रही थी। वो दोनों नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वही हरी साड़ी वाली महिला वहां आ जाती है और विंशति से कहती है, तुम ही ओ खाओ, आमी रान देती, तुम भी खाओ, मैं बनाती हूँ। शोमपन होए गेलो माँ, हो ही गया माँ, विंशति ने पराठा पलटते हुए कहा। प्रशांतो, एनी के? प्रशांत, ये कौन है? उस हरी साड़ी वाली महिला ने कहा। एई अमारो बोंधु अश्विनो, गैटा कालो अखाने शिफ्ट हाएचे। ये मेरा दोस्त है अश्विन, कल ही यहाँ शिफ्ट हुआ है, प्रशांत ने कहा। क्या करते हो बेटा, तुमिका की कारो? उस महिला ने पूछा। जी मैं यहाँ की एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर कार्यरत हूँ। आज मेरा पहला दिन है तो प्रशांत ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा। अश्विन ने कहा, तुम्हें की बांग्ला वाला तो पारो ना, क्या तुम बांग्ला बोल नहीं सकते? जी नहीं, बट मैं समझ लेता हूँ, यहाँ रहकर बोलना भी सीख ही जाऊंगा, अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कहाँ से है? जी मैं पटना से हूँ। शादी हो गया तुम्हारा? जी नहीं, अभी सेटल हो जाऊं फिर इस बारे में कुछ सोचूंगा। अब तक नाश्ता बन चुका था इसलिए विशंति भी अपनी प्लेट में खाना लेकर प्रशांत के बाजू में बैठ गई। अब तक प्रशांत और अश्विन ने अपना नाश्ता खत्म कर लिया था इसीलिए वो दोनों उठकर जाने लगे। प्रशांत एक बड़ी बिल्डिंग के आगे अपनी गाड़ी रोकता है।
वो एक बड़ी बहुमंजिला बिल्डिंग थी जो कि पूरी की पूरी सफेद रंग में रंगी हुई थी। उस बिल्डिंग का मुख्य द्वार बहुत विशाल था जो कि काले रंग का था। मुख्य द्वार पर ही एक छोटा सा चैम्बरनुमा कमरा बना हुआ था जिसमें दो चौकीदार बैठे हुए थे। अश्विन पास जाकर उन्हें अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाता है। वह लेटर देखकर वो दोनों अश्विन के लिए उस बिल्डिंग का गेट खोल देते हैं और उनमें से एक कहता है 6th फ्लोर। उसके बाद अश्विन उस इमारत में अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। अंदर जाते ही सामने की तरफ दो लिफ्ट लगी हुई थी। उन लिफ्ट के ठीक बगल में ही सीढ़ियां भी बनी हुई थी। अश्विन 6th फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाता है। उसने लिफ्ट का बटन दबाया ही था कि पीछे से सिगरेट पीते हुई 2-3 लड़के लड़कियां वहां आ जाते हैं। उनमें 2 लड़के थे और एक लड़की। उनमें से उस लड़की का रंग गेहुआ था, उसकी आंखें नीली थी, उसका कद 5 फीट से ज्यादा ही था, उसके बाल मध्यम थे जिन्हें उसने एक सलीके से कटवा रखा था। उसकी उम्र 22-23 के आसपास लग रही थी। उसने पीली शर्ट के साथ काली पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी। उनमें से एक लड़के का रंग सांवला था, उसका कद अश्विन के आसपास ही था, उसका पेट थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ था। उसने काली शर्ट के साथ काली पतलून पहनी हुई थी। दूसरे लड़के का रंग गेहुआ और उसका कद अश्विन से थोड़ा ज्यादा था। उसके बाल छोटे छोटे सलीके से कटे हुए थे। उसने हरी शर्ट के साथ काली पतलून पहनी हुई थी। उन तीनों के पास ही ऑफिस का एक एक बैग था और वह तीनों ही अश्विन को देखकर अजीब तरह से हंस रहे थे। अश्विन ने एक नज़र उन तीनों को देखा और फिर वापस लिफ्ट की तरफ देखने लगा। कुछ देर में लिफ्ट वहां आ गई। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वह तीनों अश्विन को धक्का देकर उससे आगे बढ़ गए और लिफ्ट का बटन दबा दिया। अश्विन ज्यादा किसी से फालतू बहस करना पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने उन्हें बिना कुछ कहे सीढ़ियों की तरफ रुख किया। अश्विन को वहां से जाता देखकर वह तीनों सिगरेट पीते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। अश्विन काफी फिट था, इसीलिए वो बिना ज्यादा थके 6th फ्लोर तक आसानी से चढ़ गया। 6th फ्लोर पर उसने देखा कि सीढ़ियों के ठीक सामने ही एक बड़ा सा स्लाइडिंग डोर लगा हुआ था। उस दरवाजे के बाहर एक शख्स टेबल कुर्सी लगाकर रजिस्टर लेकर बैठा हुआ था। अश्विन ने उस शख्स के पास जाकर अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया। उस शख्स ने वो लेटर देखकर कहा, एंट्री करा, एंट्री कीजिए। ये सुनकर अश्विन ने उस रजिस्टर पर अपना नाम और टाइमिंग लिख दी। उसके बाद वो स्लाइडिंग डोर खोलकर अंदर की तरफ बढ़ गया। वो एक बहुत ही विशाल कमरा था। वहां लाइन से बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन लगी हुई थी। उन सभी स्क्रीन के सामने एक एक कुर्सी लगी हुई थी। उनमें से कुछ कुर्सियां खाली थी और कुछ पर लोग बैठे हुए थे। उनमें वह लोग भी शामिल थे जो अभी अश्विन को लिफ्ट के पास मिले थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सारे लोग अश्विन की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन फिर दोबारा सारे अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबके साथ साथ वह तीनों भी अश्विन को देखने लगते हैं, लेकिन वह तीनों उसे वहां देखकर चौंक जाते हैं और उसे निरंतर घूरते रहते हैं। अश्विन उन सबको नजरअंदाज कर पीछे छोड़ते हुए सामने उपस्थित एक कैबिन की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान वह तीनों उसे ही घूरे जा रहे थे। अश्विन उस कैबिन में जाकर वहां मौजूद कुर्सी पर बैठकर उस कैबिन का कंप्यूटर सिस्टम ऑन करने लगता है। उस कैबिन का दरवाजा पारदर्शी था, इसीलिए अश्विन वहां क्या कर रहा था वो उन तीनों को साफ साफ दिखाई दे रहा था। अश्विन को उस कैबिन में बैठकर कंप्यूटर सिस्टम पर काम करता देखकर वह तीनों बुरी तरह से हक्के बक्के रह जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। उन तीनों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि जिसे उन लोगों ने अभी नीचे परेशान किया वो उनका सीनियर था और अब कहीं उन तीनों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। कुछ टाइम बाद जब सारे लोग वहां आ गए तब अश्विन अपने कैबिन से बाहर आया और कहा, हेलो एवरीवन, आई एम योर न्यू प्रोडक्ट मैनेजर अश्विन। नाइस टू मीट यू ऑल। हेलो आप सभी को, मैं हूं आपका नया प्रोडक्ट मैनेजर अश्विन। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि हम सभी साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे। अब आप सभी भी मुझे अपना अपना परिचय दें। ये सुनकर उन तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इस दौरान वहां खड़े सारे लोग बारी बारी से अश्विन को अपना अपना परिचय दे रहे थे। अब उस लड़की की बारी आ चुकी थी। सभी लोगों की नजरें उसी पर टिकी हुई थी। हेलो सर, माय नेम इज अनुष्का। हेलो सर, मेरा नाम अनुष्का है। इस पर अश्विन कुछ नहीं बोला, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो उसके बगल में खड़े उसके साथियों की ओर देखने लगता है। अब सांवली रंगत के उसके साथी ने कहा, हेलो सर, माय नेम इज पीयूष। फिर वह गेहुए रंगत का व्यक्ति कहता है, हेलो सर, माय नेम इज मोनीश। उसके बाद अश्विन उनसे आगे खड़े लोगों से उनका परिचय लेने लगता है। इस दौरान वह तीनों आशंकित नजरों से अश्विन को ही घूरे जा रहे थे। कुछ देर बाद जब सबका परिचय हो गया तब अश्विन वापस जाकर अपने कैबिन में बैठ गया। अश्विन के जाते ही सारे लोग वापस से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अनुष्का, तुमको क्या लगता है कि क्या ये हमारा नया प्रोडक्ट मैनेजर हमारा बारे में कोई चाल चोल रहा है? मनीष ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। मुझे क्या पोता मोनीश,
लेकिन इश्क का इरादा शोही नोही लोग रहा मुझे, अनुष्का ने कहा। अनुष्का ऐशे डोराओ मत ना, पीयूष ने कहा। डोरा नहीं रही हूं, जो लोग रहा है वही बता रही हूं, अनुष्का ने अश्विन को देखते हुए कहा। अंडरस्को शाम के समय अश्विन अपना बैग में सारा सामान रखकर अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगता है कि तभी पीछे से अनुष्का, पीयूष और मनीष आ जाते हैं। हेलो सर, उन तीनों ने अश्विन से कहा। ये सुनकर अश्विन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे तीनों सिर झुकाकर खड़े थे। तब अश्विन ने कहा, हेलो। उसके बाद अश्विन वापस सामने की तरफ देखने लगा। सोर सुबह जो हुआ उसका लिए हम बहुत शर्मिंदा है, उनमें से पीयूष ने कहा। होना भी चाहिए, अश्विन ने बिना उनकी ओर देखे कहा। अब तक लिफ्ट भी आ चुकी थी, इसलिए अश्विन लिफ्ट के अंदर बढ़ गया। लिफ्ट में बढ़ते ही उसने लिफ्ट का बटन दबाया और उन तीनों से कहा, अगर आप तीनों को जाना है लिफ्ट से तो मैं निकल जाऊं इससे। ये कहते समय अश्विन के चेहरे के भाव एकदम शांत थे, जैसे उसे उनसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। सॉरी सर, प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए ऐशा, अनुष्का ने कहा। इस पर अश्विन कुछ नहीं बोला और इसी के साथ ही उस लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। यार डोंट थिंक कि सोर हमें हमारा किए का कोई सजा देगा, मनीष ने कहा। यस ही इज सो कूल, अनुष्का ने कहा और ये कहते समय उसकी आंखें चमक उठी। अंडरस्को अश्विन अपने फ्लैट में पहुंचा, उसने अपना बैग बेडरूम में रखा और फिर नहाने निकल गया। नहाकर वो थोड़ी देर के लिए बालकनी में टहलने आया तो उसने पाया कि प्रशांत भी अपनी बालकनी में खड़े होकर आसपास का नजारा देखते हुए कॉफी पी रहा था। अश्विन को देखकर प्रशांत ने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे अश्विन दादा, तुम आ गया? जी जस्ट अभी आया, अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉफी पिएगा दादा? अरे नहीं नहीं, तो चाय पी लीजिए, हमारा माँ चाय बना रहा है, आप भी आ जाइए। जी ऐसे रोज रोज आपको परेशान करना अच्छा नहीं लगता, अश्विन ने हिचकिचाते हुए कहा। इसमें परेशानी कैसा दादा, तुम यहाँ अकेला रहता है और हम तुम्हारा पड़ोसी है तो ऐसे में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा। आपकी बात भी सही है, चलिए फिर मैं आता हूँ, बट कल की चाय मेरी तरफ से, अश्विन ने कहा। हाँ बिल्कुल दादा डन। उसके बाद अश्विन प्रशांत के फ्लैट में आ गया। प्रशांत की मां ने अश्विन को चाय के साथ पकौड़े परोसे। अश्विन और प्रशांत बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए बात कर रहे थे। कुछ देर बाद प्रशांत के दरवाजे के घंटी बजती है। घंटी बजने के कुछ देर बाद विंशति वहां एक 20-22 साल के लड़के के साथ आती है। उस लड़के का रंग गोरा था और बाल भी सलीके से कटवा कर छोटे किए हुए थे। उसके चेहरे पर भौहों और सिर के अतिरिक्त कहीं भी बालों का नामो निशान तक नहीं था। उस लड़के ने नारंगी टी शर्ट के साथ नीली जीन्स पहनी हुई थी। वो लड़का प्रशांत को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, नमस्कार दादा, केमोन आछे? नमस्कार भैया, कैसे हो? अमी भालो, तुमी? मैं ठीक हूँ, और तुम? वेल आई एम ऑल्सो फाइन, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़के को देखकर अश्विन ने प्रशांत से मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? तुम्हारा दोस्त? ना दादा, ये विंशति का मंगेतर है,